Hey guys, welcome back to my channel. This is Anju Sharma. So today I'm going to start my lecture number 2, chapter number 1, basis of strength of material. So let's start the video. फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक चीज़ सीख लेते हैं सोम में। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम सोम में दो तरह की बॉडीज़ पढ़ते हैं, 2D एंड 3D। इट मीन्स 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन हाउ मैनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन वी विल हैविंग? टेल मी। There are 3 equilibrium equations. If I have 2D, then how many equilibrium equation we will have it? So the answer is 3 equilibrium equation. 3 equilibrium equation. और ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी होती है? इन 3 इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस की हेल्प से हम किसी बॉडी में एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं या हम मूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी होते हैं? फर्स्ट इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड इज sigma mz is equals to 0. What is mz? Mz is the movement about x direction. We have 2-dimensional body, x and y. There we talking about 2D. I have 2-dimensional body, x and y direction. If we can calculate force in x direction with the help of sigma fx is equals to 0, and we can also calculate force in y direction with the help of sigma fy is equals to 0. What is mz? Mz is the movement in x direction, in z direction. movement क्या होता है? movement को हम बॉडी का कोई किसी भी पॉइंट पे हम लोग movement को कैलकुलेट कर सकते हैं. If we have body, this is body, we can calculate movement in this direction, we can calculate movement in this point, we can calculate movement in this point, we can calculate movement in this point. So हम मूवमेंट को किसी भी बॉडी में किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन z डायरेक्शन में, नॉट x एंड y. x एंड y डायरेक्शन में हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे. तो हम सोम में 2D बॉडी हम 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन पे स्टडी करते हैं. अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल बॉडी है, इफ आई हैव 3 डायमेंशनल बॉडी, तो वहाँ पे कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं? वहाँ पे 3 डायमेंशनल बॉडी में 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं. 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं. और ये 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड इज सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, थर्ड इज सिग्मा एफ जेड इज इक्वल्स टू 0, फोर्थ इज सिग्मा एम एक्स इज इक्वल्स टू 0, फिफ्थ इज सिग्मा एम वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड सिक्स इज सिग्मा एम जेड इज इक्वल्स टू 0. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेसिक होता है जो हर कोई इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और इन एवरी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है. और ये इम्पोर्टेंट है. ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन पूरे कंप्लीट सोम में हमें हर इक्वेशन को फाइंड करने में यूज़ होती है. दिस इज़ बेसिक एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट इक्वेशन. ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़
द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3 डायमेंशनल बॉडी, एंड उसके लिए हम कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफॉर्मेबल बॉडी. डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है? जिसमें हम लोड लगाते हैं और वो अपनी शेप चेंज कर लेता है. डिफॉर्मेबल बॉडी की क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ेंगे. डिफॉर्मेबल बॉडी क्लासिफिकेशन. कितने टाइप का डिफॉर्मेबल बॉडी हो सकते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी. फर्स्ट इज इलास्टिक बॉडी. And second is plastic body. And third is viscoelastic या viscoplastic body. Viscoelastic and viscoplastic body. सबसे पहले मैं आपको ओरली इन सब चीज़ों के बारे में क्लासिफाइड कर देती हूँ कि क्या होता है. इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है अगर हम किसी बॉडी पे लोड लगाएं, जब तक हम लोड लगा रहे हैं तब तक उसकी शेप चेंज हो रही है, और जैसे ही हम लोड को हटा ले रहे हैं तो वो अपनी वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. तो डैट इज़ इलास्टिक बॉडी. प्लास्टिक बॉडी, अगर हम किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं और उसमें डिफॉर्मेशन आ जाती है और वो डिफॉर्मेशन लोड हटाने के बाद भी रहती है, इट मीन्स वो अपनी शेप चेंज कर ही देता है टोटली परमानेंटली अगर हम लोड हटा भी लेते हैं. तो डैट इज़ प्लास्टिक बॉडी. विस्कोइलास्टिक एंड विस्कोप्लास्टिक बॉडी. विस्को का मतलब होता है हाई डिफॉर्मेशन. विस्को का मतलब होता है, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन इसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन. सो अब मैं आपको लिख के बताती हूँ इलास्टिक बॉडी क्या होता है. इलास्टिक बॉडी क्या होता है? when we apply load on body, on any object, it goes under deform. But we remove the load. It regain its original position. Start. It's called elastic body. I hope you will be understood this. Okay, got it. Next we will discuss about plastic body. Okay friends, we will discuss about plastic body. क्या होता है प्लास्टिक बॉडी? वह बॉडी जिसमें हम लोड लगाते हैं और वो डिफॉर्म हो जाती है, बट हम लोड हटा भी लेते हैं तो भी वो डिफॉर्म ही रहती है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आती है, लाइक बाय इलास्टिक बॉडी. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. Start. Okay, we write this plastic body. When we apply load on any body, it goes under deform. But we remove the load
must not regain its original position. It's called plastic body. I hope you understand the plastic body. Now we move on next classification, viscoelastic and viscoplastic. What is viscoelastic and viscoplastic? Visco tells, as I say, high deformation. इसमें इन दोनों के कंपैरिजन में हाई डिफॉर्मेशन होता है. इसमें जो ये डिफॉर्मेशन होता है, ये डिफॉर्मेशन टाइम डिपेंडेंट होता है. यानी कि डिफॉर्मेशन ये स्ट्रेन हम बोल सकते हैं इसे. डिफॉर्मेशन विल बी टाइम डिपेंडेंट. विस्कोलास्टिक बॉडी के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन हम विस्कोलास्टिक और विस्कोप्लास्टिक बॉडी को सोम में स्टडी नहीं करते हैं. सो हम लोग इन दोनों बॉडीज़ को सोम में स्टडी करते हैं, इसलिए हमें इन दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. व्हाट इज इलास्टिक बॉडी एंड व्हाट इज प्लास्टिक बॉडी. ओके फ्रेंड्स, now we will move on next topic. I hope you would have been to understood this. Now friends, हमने डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ा, रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा, सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, एंड अब हमने लास्ट डिफॉर्मेबल बॉडी की क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ा. हम सोम में डिफॉर्मेबल बॉडी को स्टडी करते हैं. ओके, तो अब हम यहीं से इन सब डेफिनेशन से हम लोग सोम की डेफिनेशन बनाएंगे. तो सोम की डेफिनेशन क्या हुई, हमने इन सब चीज़ों से क्या कि हम सोम में क्या करते हैं. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with linearly elastic deformable body in equilibrium. That is the definition of strength of material. Strength of material की definition लिखने से पहले हमें आपको linearly elastic body जो यहाँ पे यूज़ हुआ, linearly elastic body, इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं. हमने अभी डिफॉर्मेबल बॉडी में को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, विस्कोलास्टिक है, विस्कोप्लास्टिक बॉडी. इलास्टिक बॉडी के बारे में हम पढ़ लेते हैं. इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी, इलास्टिक बॉडी लिख लो या इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी लिख लो. डिफॉर्मेबल बॉडी इज राइट, डिफॉर्मेबल बॉडी. इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग. इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी 2 टाइप की होती हैं. लीनियरली इलास्टिक बॉडी, the second is non-linearly elastic body. Non-linearly elastic body. लीनियरली इलास्टिक बॉडी हम क्या करते हैं, हम सोम में हम लीनियरली इलास्टिक बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं, नॉन लीनियरली इलास्टिक बॉडी के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं. सो हम लोग यहाँ पे लीनियरली इलास्टिक बॉडी के बारे में ही पढ़ेंगे. लीनियरली इलास्टिक बॉडी कौन सी बॉडी होती है, जिसमें इस लीनियरली इलास्टिक बॉडी में हुक्स लॉ फॉलो होता है. अब आप सोचेंगे हुक्स लॉ क्या है. हुक्स लॉ अब आप सोचेंगे ये हुक्स लॉ क्या है जो लीनियरली इलास्टिक बॉडी में फॉलो होता है. हुक्स लॉ, इसमें क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन. सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ये हमारा हुक्स लॉ की डेफिनेशन होती है, हमारा हुक्स लॉ होता है. और कौन सी लिमिट तक, ये होता है विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक. विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट.
That is the proper definition of Hooke's law. Without, अगर आप कहीं कहोगे Hooke's law is stress is proportional to strain, so that is incomplete definition. The complete definition is stress is proportional to strain within proportionality limit. So पता चल गया हमें Hooke's law क्या होता है. Linearly elastic body Hooke's law को ही फॉलो करती है. जो Hooke's law को फॉलो करती है उसे हम क्या बोलते हैं, linearly elastic body. So I hope you understand this. और नॉन लीनियरली इलास्टिक बॉडी Hooke's law को फॉलो नहीं करती है, जबकि लीनियरली इलास्टिक बॉडी Hooke's law को फॉलो करती है. एग्जाम्पल ऑफ लीनियरली इलास्टिक बॉडी, linearly elastic body follow Hooke's law, but non-linearly elastic body does not follow Hooke's law. ओके गाइस, अब एग्जाम्पल क्या होते हैं इन दोनों बॉडीज के. लीनियरली इलास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल होता है लाइक माइल्ड स्टील, या आपने रेनफोर्समेंट में कुछ ग्रेड सुने होंगे, Fe415, Fe500. तो ये सब लीनियरली इलास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल होते हैं. Fe415, Fe500, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या होते हैं, ये लीनियरली इलास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल होते हैं. नॉन लीनियरली इलास्टिक बॉडी एग्जाम्पल क्या होते हैं, लाइक रबर. अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हम पढ़ते हैं. Hooke's law, stress is proportional to strain within the proportionality limit. What is proportionality limit? हम सोम में एक ग्राफ पढ़ते हैं, उसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. तो हम क्या करते हैं, ये ग्राफ होता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. स्ट्रेस, मैंने आपको सिंबल बताया था, स्ट्रेस का है, स्ट्रेन का है. तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, इस तरीके से. इस ग्राफ में यहाँ तक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है. इस पॉइंट तक का नाम है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. इससे नीचे ये क्या है, ये बिल्कुल लीनियर होता है, बिल्कुल सीधा होता है. ये बिल्कुल सीधा होता है. तो यहाँ तक का पॉइंट जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. सो यहाँ तक हमारा स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेन होता है. इट मीन्स जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा. प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का मतलब ये होता है जितना हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे किसी ऑब्जेक्ट में उतना. इफ़ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ माइल्ड स्टील, अगर हम माइल्ड स्टील का ग्राफ ड्रॉ करने बैठे हैं तो माइल्ड स्टील किसको फॉलो करता है, Hooke's law को फॉलो करता है. और Hooke's law क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. क्लियर, विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहाँ दूर होती है. अगर हम इस ग्राफ को आगे बढ़ाएं तो ये इस तरीके से जाएगा. लेकिन माइल्ड स्टील जो होता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होता है, तो ये ग्राफ जो होता है वो माइल्ड स्टील के लिए होता है. यहाँ पे PL है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. ये ग्राफ है माइल्ड स्टील के लिए. अगर हम रबर का ग्राफ बनाएंगे, रबर क्या होता है, नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी होता है. नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी क्या होता है, जिसमें Hooke's law फॉलो नहीं होता है. जिसमें Hooke's law फॉलो नहीं होता है इसका मतलब कि वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जाएगा, वहाँ पे होगा ही नहीं कुछ. तो जो रबर का ग्राफ जो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का. ये इस तरीके का होता है कुछ. तो ये जो ग्राफ होता है वो रबर के लिए होता है, जिसमें स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो ये जो ग्राफ है ये रबर के लिए पूछा भी जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है. रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पूछा जाता है वहाँ पे. सो दैट इज इम्पोर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. एक नोट करके एक चीज़
भी एक चीज़ लिख लीजिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, जेई हो गया, उसमें पूछते हैं कि हम सोम में कौन सी बॉडी के थ्रू स्टडी करते हैं, लीनियरली इलास्टिक बॉडी या नॉन लीनियरली इलास्टिक बॉडी। आई होप अब तक तो आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा कि हम सोम में कौन सी बॉडी की स्टडी करते हैं। तो नोट करके लिख दीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैं सोम लिख देती हूँ, आप पूरी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज स्टडीड for linearly elastic body, elastic deformable body। अब हम इतना हमने पढ़ गया है, अब हम सोम की डेफिनेशन बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। सो हम क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्या डेफिनेशन बना सकते हैं, ये डेफिनेशन बहुत सारे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। अगर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता कि हाँ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सोम है, तो पूछ लेते सोम क्या है, सोम की डेफिनेशन, सोम को एक्सप्लेन करो, सोम को डिस्क्राइब करो। तो सोम की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with linear deformable body in equilibrium। सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड बताइए आगे की वीडियो के लिए। अब अगर आपको नीड है तो आगे की वीडियो के लिए बताइए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।